तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन है उसमें आज हम आप लोगों के बीच आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 2 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 2 के यहाँ पर जो क्वेश्चंस हुए थे एग्जाम, उसके हम लोग यहाँ पर सेट्स को लेकर आए हैं और आज आपके बीच यहाँ पर इसके सभी मैथ्स को हम सुपर लॉजिक तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आप लोगों को मैं लॉजिक बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस सीरीज का सबसे पहला जो मैथ का क्वेश्चन है वो इस समय आप देख रहे हैं। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये है और उसी धनराशि का जो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलता है, तो मूलधन कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 2 वर्षों में आपके साधारण ब्याज होते हैं 1200, यानी कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल जो होता है समान ही रहता है, यानी पहले साल 600 तो दूसरे साल भी 600। लेकिन यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1290 है, यानी कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज फर्स्ट ईयर में दोनों का सेम ही होता है, और लेकिन अब जो 1290 हो गया तो सेकेंड ईयर जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज रहा वो 690 रुपया आया। तो ये 90 रुपया कहाँ से बढ़ गया। तो ये जो 90 रुपया होता है, जो फ्रेंड्स आप लोगों ने जो पैसे 600 रुपये ब्याज के नहीं दिए थे, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज का भी ब्याज लगता है उसमें, यानी 600 रुपये तो आपके पैसे के ब्याज हो गए और 90 रुपये ब्याज के ब्याज हो गए। यानी आप ये जो 90 रुपये देख रहे हैं वो आपके 600 रुपये ब्याज के ब्याज हैं। तो यहाँ से पहले हम देख लेते हैं कि ये कितने परसेंट हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। इंटू 100 कर लेते हैं यहाँ पर परसेंट में बदलने के लिए। तो 20 पंचे 100, 20 तिया 60, 3 तिया 9, यानी कि 15% यहाँ पर ब्याज की दर है। तो ब्याज की दर 15% है, तो इसलिए तो 600 रुपये जो हम लोग ब्याज दे रहे हैं वो भी 15% होगी। तो किसके 15% 600 होंगे, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। अगर आपके 15% 600 हैं, यानी कि 15 चौके 60, तो 1% आपकी वैल्यू 40 रुपये की है, तो 100% जो हो जाएगी वो 4000 यानी 4000 रुपये हो जाएगी, यानी कि आपकी जो यहाँ पर मूल राशि है मूलधन 4000 रुपये हो जाएगी। तो उम्मीद है कि इस सवाल को आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हमने कैसे रेट परसेंट ज्ञात किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर मूलधन निकाल दी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल अब आपके यहाँ स्क्रीन पर देखिए। यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके योग का दुगुना 100 हो, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि योग का जो दोगुना है वो आपके 100 है, यानी कि जो एक्चुअल योग हो जाएगा वो योग आपके 100/2 यानी 50 ही रह जाएंगे, क्योंकि योग का दोगुना 100 है तो ओरिजिनल योग 50 ही होगा। तो यहाँ आप जब देखते हैं अनुपात है 2:3:5, तो यहाँ जो योग हुआ 5 3 8 2 10, तो यहाँ से योग 10 है, लेकिन आपको यहाँ पर योग 50 कहा जा रहा है, तो कितना गुना ज़्यादा हो गए, 5 गुना ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या आपके 5 है, तो वो भी 5 नहीं होकर 5 गुना ज़्यादा, यानी कि 600 यहाँ पर 25 5 गुना 5, वो संख्या सबसे बड़ी संख्या 25 हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, तो 25 का वर्ग आपका 625 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सही जवाब है ऑप्शन बी 625 यहाँ पर आपके हैं सही जवाब। तो उम्मीद है इसे समझ दिया, क्योंकि यहाँ योग 50 ही है और यहाँ अनुपात का योग 10 है, तो 5 गुना ज़्यादा, तो सभी संख्या भी 5 गुना ज़्यादा होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल अब आपके आयु से यहाँ पर रिलेटेड है। आप देख रहे हैं कि 6 साल पहले 2 व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा, तो P की आयु कितनी है। तो यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि आपने देखा कि 6 साल पहले जो आयु थी वो P और Q की अनुपात 3:2 थी। तो यहाँ से 6 साल पहले आपके
3:2 थी। ये आपके 6 वर्ष पूर्व की है। और अगर हम फिर कहा जा रहा है कि वर्तमान अभी से 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद जो अनुपात है वो उनकी आयु का अनुपात आपके हो जाएंगे 8:7 हो जाएंगे। यानी कि अभी आपके जो हैं 3:2 हैं और आपके उसके बाद 4 वर्ष बाद 8:7 हो जाएंगे। यानी कि आपके जो यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल 6 साल पहले और 4 साल बाद, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 साल की हो गई। तो पहले यहाँ पर अनुपात को बराबर कर ले। यहाँ डिफरेंस 1 की है तो इसे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ डिफरेंस आपकी 1 की है तो यहाँ भी हम लोग 1, तो इसलिए चूँकि यहाँ पर डिफरेंस बराबर, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 से ये 8 हो रही है और आपके यहाँ 2 से 7 हो रही है, तो दोनों 5-5 बढ़ रही है। तो ये 5 जो है डिफरेंस वो कितने साल के बराबर हो गई? ये 5 10 साल के बराबर हो गई। यानी कि जो 1 की वैल्यू होगी वो 2 वर्ष के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो P की अभी 6 साल पहले की आयु होगी वो 3 दूनी 6 वर्ष पूर्व P हो जाएगी आपकी 3 दूनी 6 वर्ष। तो 6 वर्ष पहले, तो वर्तमान की आयु जो हो जाएगी 6 आपके 12 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके हैं बिल्कुल सही जवाब। उसकी आयु 12 वर्ष होगी, वर्तमान आयु P की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर सवाल है, 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो अंकों का योग है वो तो 9 है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो किसी में भी आप देख रहे हैं अंकों का योग 5 4 9 7 2 9 सब में 9 ही हो रहे हैं। लेकिन अगर स्थान बदल दे तो 45 से कम हो जाता है। यानी कि आपके जो पहले संख्या वो अधिक थे, बाद में 45 वो कम हो गए। तो अगर हम मान लेते हैं कि पहले संख्या अगर 72 होगी तो ये बाद में इसको पलटने 27 हो जाएगी। तो 12 में 7 जाएंगे 5 और आपके 6 में 2 जाएंगे 4। तो यानी कि अगर 27 को पलट दे तो 72 हो जाएगी। यानी कि आपके जो है मूल संख्या 72 है, जिसको बदलने से 27 हो जाएगी। तो आपकी बदली हुई संख्या 27 हो जाएगी और ये मूल संख्या से 45 से कम हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पर ये जो सवाल है, तो ये सवाल आपके जो कौन सा सही है निम्नलिखित में से। तो इस सवाल को मैंने प्रीवियस सेट 2 में बताया था, तो आप लोग वहाँ सेट 2 में भी इसे देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर एक बहुलक का सवाल है कि और यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसकी बहुलक बताइए। आप जानते हैं कि बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 55 आपके 55 आपके 55 ही 3 बार है, यानी कि इसके बहुलक 55 हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ अब अनुपात का सवाल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 3740 को 3 भागों में इस तरह विभाजित कीजिए कि पहले का आधा, यानी मान के चलो कि आपके पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 6ठा भाग आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर हम मान लेते हैं कि पहला भाग A, तो इसका आधा, पहले का आधा, दूसरे का 1/3 यानी कि B का 3 और आपके तीसरे का 6ठा भाग यानी C का 6। तो यहाँ पर ये अनुपात होगी। तो जब भी आपके बट्टे में होते हैं तो ये आपके सीधे तौर पे अनुपात ही हो जाते हैं। यानी कि जो A अनुपात B अनुपात C है वो आपके हो गए 2:3:6। तो अगर यहाँ 3740 है तो इसे हम 6 3 9 2 11, तो 3740 को सबसे पहले हम 11 हिस्से में बांट देंगे। तो आपकी यहाँ से जो वैल्यू है वो आ जाएगी 340। तो यहाँ पर आपके जो 340 दूनी 680, तो A का भाग 680। तो 680 आपके किस ऑप्शन में है? आपके ऑप्शन C में है। तो ऑप्शन नंबर C हो गया बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना कि जब भी आपके इस तरह से बट्टे में रहेगी तो नीचे वाला ही वो सीधे अनुपात बन जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो अब एक बोर्ड मास का सवाल है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो है स्टूडेंट्स, सवाल तो बहुत ही आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभी यहाँ पर गलतियाँ कर जाते हैं कि जैसे कि 50 + 0.5 × 20 ब्रैकेट में, उसके बाद डिवाइड आपके 0.7 है, इसे हल करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले 50 + 0.5 कर देते हैं, और हड़बड़ाहट में ऐसी गलती हो सकती है। लेकिन इसलिए प्रैक्टिस में अगर आप रहते हैं तो ये सब गलती होने की संभावना आपकी कम रहती है। तो यहाँ पर क्या करना है, जब भी हम लोग करेंगे तो ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लोग गुना का काम कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपके हो जाएंगे 50 + 20 × 5 100, तो यहाँ पे 10.0 हो जाएंगे, और डिवाइड बाय 0.7, तो यहाँ से 50 × 10 = 60, बाई आपके हो गए 0.7, तो यहाँ से पॉइंट ऊपर आप भेज देंगे तो 600 हो जाएगी। तो 600 हो जाएगी, तो यहाँ पर आपके 6 × 7 = 56, 7 × 5 = 35, तो 85 पॉइंट आपके 71, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गए आपके बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप अगला सवाल आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ R019 11 से विभाजित हो जाती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या R का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आइए इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। तो R019, तो R की वैल्यू निकालनी है, ये टोटली आपकी 11 से विभाजित है। तो आप जानते हैं कोई भी संख्या जो 11 से विभाजित होती है उसके जो होते हैं एकांतर नंबर के योगफल बराबर होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि R और 1 को छोड़कर फिर 1 आएंगे, फिर 0 और फिर बीच में एक संख्या को छोड़कर 9 आ रहा है। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो 9 और 1 की योगफल तो 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी 9 होने के लिए R के स्थान पर क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 8 होंगे तो ये भी आपके 8 1 9, और ये 0 9 ये भी 9, तो इसलिए ये दोनों बराबर हो गए, तो ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसलिए R की जो मिनिमम वैल्यू है वो 8 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है आपके सही जवाब। ये 11 से विभाज्यता के नियम को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आप लोगों की यहाँ पर क्लियर कट हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ एक सवाल है आपके जो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। 15 मीटर और 20 मीटर के 2 खंभे ज़मीन पर सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ सवाल में आप देख रहे हैं कि आपके 2 खंभे खड़े हैं, तो एक जो खंभा है वो आपका 15 मीटर का है, और दूसरा जो खंभा है वो आपके 20 मीटर का है। इसे हम लोग इस तरह से बना लें, ये आपके 15 मीटर हो गए, और ये जो टोटली खंभा है वो आपके 20 मीटर के हो गए, और उनके बीच की दूरी 12 मीटर, यानी ये जो खंभे की जो बीच की दूरी है वो आपके 12 मीटर हो गए। तो यहाँ से ऊपर से अगर हम इसे सीधी लाइन में मिलाएंगे तो ये भी दूरी आपके यहाँ पर 12 मीटर ही हो जाएंगे। तो उनके जो है ऊपरी सिरे की बीच की दूरी, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल देनी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर हम इसका कुछ नाम दे दें, जैसे कि A B C D और E, तो आप देखेंगे कि ये जो है AB 15 है, तो इसलिए ये जो CD है वो भी यहाँ तक 15 ही होगी, लेकिन इस पूरी ED 15 होगी, और CD टोटली 20 है, तो CE जो है ये आपके 5 मीटर हो जाएगी। तो आप यहाँ से देखेंगे तो एक ट्राई प्लेट जो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो 12 5 जब ये होगी तो ये आपके 13 हो जाएगी ट्राई प्लेट्स के नियम से, तो आपके ये 13 मीटर हो जाएंगे इसके सही जवाब। तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर हो जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर एक सवाल आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल 63 वर्ग यूनिट है। 2 समांतर रेखाएं DE, FG इस प्रकार खींची गई है, यह AB तथा AC को 3 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो चतुर्भुज DEFG का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर आइए हम इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले इसी डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दी गई है, ये त्रिभुज आपके हैं A, B और C।
इसके बाद कहा जा रहा है कि दो समांतर रेखाएं, एक आपकी DE है और यहाँ पर जो है तीन AB, इस AB और इस AC, ये दोनों को 3 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो AD है और फिर यहाँ से जो BD है, इसमें 2 बराबर भाग करने हैं। ये आपके हो गए FG, तो यहाँ से जब भी इस तरह से आप एक त्रिभुज के अंदर 2 समांतर रेखाएं खींचते हैं और ये अगर यहाँ से AD, DG और GB अगर ये तीनों बराबर पार्ट होंगे तो ये जो एरिया है आपके 1:2:3 में इसको बांट देती है क्षेत्रफल को। तो यहाँ चूँकि पूरे का क्षेत्रफल 63 है, तो आपसे यहाँ पर जो है आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है चतुर्भुज DEFG, यानी ये जो बीच का पोर्शन है आपसे इसका क्षेत्रफल मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले 63 को हम 3, 2, 5, 1, 6 हिस्से में बांट देंगे और यहाँ से आपके जो ये बीच वाला पोर्शन है उसका 2 हो जाएगा। तो 2 तिया 6, तो 3 से ये हो जाएंगे आपके 21 बार में, तो 21 वर्ग यूनिट जो हो जाएगी वो बीच के चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। उम्मीद है कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो यह 7 रुपये अधिक में बिकता है तथा 20% का लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस जो है आपके मेज को 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि अगर आपने इस मेज को 100 रुपये में ख़रीदा तो यहाँ पर इसे आप टोटली कितना में बेच रहे हैं, 10% लाभ पर 110 में। यदि क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए, तो यानी कि अगर आप इसे 95 रुपये में खरीदेंगे तो आपको यहाँ पर 20% का लाभ होगा। तो 95 रुपये में अगर हम 20% 95 का निकालें यानी 1/5 20%, तो 19 यानी 19 रुपये लाभ होंगे। तो यहाँ से ये कितने रुपए में आपके बिक रहे हैं, 114 रुपये में बिक रहे हैं। तो यहाँ से आप डिफरेंस जो हुआ तो ये 7 रुपये जो है कम में अधिक में बेचा गया। तो यहाँ से ये जो आपके हैं 7 रुपये, तो परसेंट कितने हो गए आपके, जो 4% हैं वो आपके यहाँ से 10 4 14, ये 4% आपके कितने के आपके इक्वल हो गए, 7 के इक्वल हो गए। अगर हम इसे 100% बनाने के लिए 25 गुना करेंगे तो ये आपके 25 सत्ते आपके 175 हो जाएंगे, यानी कि जो मेज का क्रय मूल्य है एक्चुअल में वो 175 रुपये है। उम्मीद है इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। तो 5% कम कर दिया जाता है क्रय मूल्य, तो 100 से 95 हो गई और उस पर आपको 20% का लाभ हुआ, यानी आपने 114% में बेचा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहले 110%, बाद में 114%, तो 4% के लिए हमें इसकी कीमत को 7 रुपये बढ़ाना पड़ा। तो 4% की कीमत 7, तो 100% 175। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सरलीकरण का एक सवाल है। तो यहाँ आइए हम इसे देखते हैं। इसे सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आपने देखा 2/7 प्लस 3/5, तो इसकी यहाँ पर एलसीएम आपके नीचे की हो जाएगी 35, तो 7 × 35, 5 दूनी 10 और प्लस आपके हो जाएंगे 5 7 35 और 7 21। इस हम जो डिवाइड है इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो इसकी जो एलसीएम है उसको हम ऊपर लिख देंगे क्योंकि उलट गई अब ये। तो यहाँ से जब हम नीचे लेंगे तो 7 आपके 5 7 35, 7 दूनी 14 प्लस 7 × 35, 5 दूनी 10, तो 35 35 कट जाएगी, तो 21 10 आपके हो जाएंगे 31/14 10 24, यानी 31/24। ऑप्शन नंबर ए हो गए इस सवाल के बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन आपके बीच है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, यानी कि मानकर चलो एक यहाँ पर हम लोग खड़ी दीवार बना देते हैं और एक सीढ़ी जो है वो इस तरह से, ये 20 मीटर लंबी सीढ़ी है और ये ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी इस जगह जो ये कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। तो कितनी ऊंचाई तक सीढ़ी पहुँचेगी, यानी ये जो आपके ए बी है ये कितनी ऊंचाई तक पहुँचती है दीवार पर। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 30 डिग्री बनाती है, तो यहाँ से हम लोगों को ये लंब की वैल्यू निकालनी है और कर्ण की वैल्यू मालूम है। तो हम जानते हैं कि लंब और कर्ण से साइन बनती है,
तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपके होती है 1/2। यानी अगर यहाँ पर ये 1 होगी तो ये यहाँ पर 2 हो जाएगी, लेकिन यहाँ 2 नहीं होकर ये 20 है। यानी कितना गुना ज़्यादा है? 10 गुना ज़्यादा है। तो ये भी आपके 10 गुना ज़्यादा होंगे एकदम, यानी 10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ये जो सीढ़ी है कितनी ऊंचाई तक जाएगी? 10 मीटर ऊंचाई तक जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सवाल है कि पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा और 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता? तो यहाँ पर सीधे हम पहले 1840 की बात करेंगे कि अगर हम 1840 में बेचते तो हमें लाभ कितना होता? 240 होता। तो 240 जो है आपके ये टोटली 1600 क्रय मूल्य का कितना परसेंट हो जाएगा? इसे हम लोग परसेंट में बदल लेते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से 30 बार में आपके कटेगा, यानी 15%। तो यहाँ से अगर हम सीधे 1840 में बेचते तो लाभ 15% होती। तो 10% के लाभ पे हमने बेचा, तो 1840 में बेचते तो 5% और अधिक लाभ बढ़ जाता। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे इस सवाल के सही जवाब, 5% बढ़ जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फिर से आपके एक जो है मल्टीप्लिकेशन दी गई है, तो गुना करना है। तो यहाँ पर आप लोग को दे दी गई है 5.16 मल्टीप्लाई 3.2। तो हमने बताया था जब भी आप गुना करेंगे तो पॉइंट को आपको कुछ देर के लिए भूल जाना है, बिना पॉइंट के आपको गुना कर देना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको 32 से गुना है, तो आप यहाँ 3 से गुना करके 0 लगा दीजिए। तो आपके 5 तिया 1500, 16 तिया 48 पर एक 0 आ जाएगी। और इसके बाद आप ये 30 से गुना हो गया और 2 से गुना करेंगे तो आपके 516 दूनी आपके 1032 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके हो गए 2, 1, 5, 6 और 1। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक, तो टोटली आपके पॉइंट के बाद 3 अंक हो गए। तो 16.512 ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक त्रिभुज की परिमाप 200 है। यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो सिर्फ यहाँ पर एक भुजा ही 20 अधिक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आपके जितने भी यहाँ परिमाप 200 हैं तो उस 200 में सबसे पहले हम लोग 20 को घटा देंगे। तो यहाँ पर आपके कितने होंगे? 180। तो यहाँ 180 को सबसे पहले हम लोग तीनों को बराबर पार्ट कर लेंगे, तो सभी भुजा 60 मीटर की हो जाएगी। तो यानी कि 2 भुजा आपके 60 और 1 भुजा आपके 80 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी, तीसरी भुजा की लंबाई 80 हो जाएगी। तो आप जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो 80, 60, 140 और 60 200 हो जाती है। जब भी जितनी अधिक या कम हो उसको पहले आप घटा दें, उसके बाद सभी को इक्वल कर लें, उसके बाद आपके बाद में उसमें जोड़ लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताइए। तो यहाँ पर क्या है कि जब 12 के 20 गुणकों का औसत, तो ये एक तरह की कंटिन्यूअस सीरीज होती है, जैसे कि 12, 12, 24, 12, 36। इस प्रकार से प्रथम 20 गुणक यानी 20 पहाड़ा लेना है। तो यहाँ जब आप पहाड़ा लीजिएगा तो 12, 24, 36, तो इस तरह से हमें 20 तक लेना है। तो जो आपके 20वां पहाड़ा हो जाएगा वो आपके हो जाएंगे 240। तो जब भी कंटिन्यूअस सीरीज हो, क्रमागत हो, एक निश्चित अंतराल पे आने वाली को क्रमागत कहते हैं। तो ऐसी ग्रुप की जब भी आप औसत निकालेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट यानी 12 और 240, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर सीधे 2 से आपको डिवाइड कर देनी है। तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे 252/2। यहाँ से आपके हो जाएंगे 126, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके हो गए बिल्कुल सही जवाब। 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत 126 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स 1 सेमी मोटी लकड़ी से बना है। यानी आयताकार बॉक्स जो आपके हो गए वो एक तरह का घन हो गया। देखिए आपकी इस तरह से घन बन गया। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी लंबाई 22 सेमी है टोटली, यानी बाहर से बाहर ये 22 सेमी हो गई।
और इसके जो चौड़ाई है वो 17 है और जो ऊंचाई है वो आपके 12 सेमी है। तो इस सीमेंट ये जो लकड़ी जो इसकी है, ये लकड़ी की मोटाई आपकी 1 सेमी लकड़ी की मोटाई है। तो अंदर की जो जगह होगी वो दोनों साइड से 1 सेमी कम हो जाएगी, यानी कि जो एक्चुअल अंदर की जो जगह की लंबाई है वो आपके 20 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। उसी प्रकार आपके जो चौड़ाई होंगे वो भी आपके 17 नहीं होकर आपके 15 हो जाएंगे। और ऊंचाई की बात करें तो ये जो है एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स है, तो यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे कि जो ऊपर और नीचे से भी 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, तो ये आपके 10 सेमी हो जाएगी। ऊपर से आपके दोनों 12 में आपके 1 सेमी ऊपर 1 सेमी नीचे कट जाएंगे। अब जो एक्चुअल जो जगह की आयतन हो जाएगी वो यहाँ पर आपके आयतन जो 15 LBH यानी कि 15 दूनी 30 दाई 3000 आपके घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल आपके हैं कि 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जब भी इसकी आपकी जो फॉर्मूला होती है वर्क बाई आपके मेन इंटू डेज इंटू आवर, यानी जिसे हम MDH फार्मूला भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी वर्क होगी उसे ऊपर रखेंगे और दोनों तरफ हमेशा वर्क को आपको बराबर करनी से वर्क 1 वर्क 2 मान लेते हैं। नीचे M1 D1 H1 और M2 D1 M2 D2 H2। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक काम को करने के लिए 30 आदमी 16 दिन 5 घंटे लगाए, फिर वही काम है तो काम एक ही हो गए। तो 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे, तो कितने दिन लगाएंगे x दिन मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको कटा लेंगे 0 0, 4 चौके आपके कट जाएंगे 16, 3 दूनी हो जाएंगे आपके 6, 2 दूनी हो जाएंगे आपके 4। तो x की वैल्यू हो गई x बराबर 5 दूनी 10, यानी कि इसे 10 दिन, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब यहाँ पर एक सांख्यिकी का सवाल है कि 55, 53, 56, 59, 61, 69, 31 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको पिछले क्लास में भी माध्यिका बताई थी। जब भी आप माध्यिका निकालेंगे तो सबसे पहले जो आपको जो डेटा दिए गए हैं उस डेटा को आप लोगों को बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेनी है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है वो आपकी है 31, उसके बाद आपके हो जाते हैं 53, 55, 56, 59, 61, 69। तो यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ भी आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो जब 7 संख्या होगी तो माध्यिका जो होती है वो हमेशा बीच की संख्या माध्यिका हो जाती है। तो अगर हम यहाँ 7 में देखें तो 3 इधर से छोड़ दे और 3 इधर से छोड़ दे तो बीच में आपके आ जाएंगी 56। तो इस पूरे ग्रुप की जो माध्यिका है वो 56 हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF और LCM 3 और 27 और 30 दिया है। यदि एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो जो दूसरी संख्या आपकी निकालनी होती है हमेशा, तो वो आपकी क्या हो जाती है यानी b बराबर दूसरी संख्या आपको LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे और बटा में ले लेंगे पहली संख्या। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसे हम लोग 13 6 के 78, 13 दूनी 26, ये आपके 200 10 बार में कट गए। फिर यहाँ से आप देखेंगे 3 दूनी 6 और ये 2 से आपके कट जाएंगे 105 बार में। 105 ऑप्शन नंबर सी आपके हो गए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन सवाल
पी, क्यू और आर मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिन में काटते हैं। यदि पी अकेले 10 दिनों में और क्यू 24 दिनों इस फसल को काट सकते हैं, तो आर अकेले इस फसल को कितने दिनों में काटेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पी, क्यू, आर ये तीनों मिलकर आपके फसल को कितने दिनों में काट रहे हैं, 6 दिनों में। अगर हम यहाँ पर पी को अकेले ये काटने दे दे तो उसे कितने दिन लग जाएंगे, 10 दिन। और क्यू को अकेले दे दिया जाए तो उसे लग जाएंगे 24 दिन। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसकी कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं जिससे कि तीनों पूरा विभाजित हो जाए। अगर मान लो कि 120 फसल काटनी है तो ये डेली आपके 6 दिन में करेंगे तीनों मिलकर, तो डेली आपके 20 फसल काटेंगे। और पी अगर आपके 10 दिन में काटते तो ये डेली 12 फसल काटेंगे। और क्यू डेली आपके 5 फसल काटेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पी और क्यू है, पी और क्यू मिलकर आपके 12, 5, 17 फसल काट रहे हैं, जबकि ये तीनों मिलकर 20 फसल काट रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम आर की बात करेंगे तो 20 में से अगर हम इन दोनों की 17 को माइनस कर ले, 12, 5, 17, तो 20 में 17 3, यानी 3 फसल कौन काट रहा है, आर। तो आर एक दिन में, इसका मतलब 3 ही फसल काट पा रहा है। तो अगर 120 फसल आर को दे दिया जाए तो आर अकेले इसे 40 दिन में काटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके हो गए सही जवाब। तो आर इसे अकेले कितने दिन में काटेगा, 40 दिनों में। अगला क्वेश्चन, तो अगला सवाल है 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं। सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपये है, तो इसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो सिक्के हैं वो आपके सिक्के 5 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं और कुल 90 सिक्के हैं। तो अगर मान के चलो सभी अगर 10 पैसे के होते, 10 पैसे के अगर सभी सिक्के होते 90 सिक्के, तो कीमत कितनी रुपए हो जाती, यहाँ पर 9 रुपये हो जाती। तो यहाँ पर कीमत 9 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में कीमत कितनी है, 7 रुपये है। तो ये आपके यानी कितने रुपए कम है, 2 रुपये कम है। तो 2 रुपये अगर कम है तो 2 रुपये में आपके 5 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, आपके 1 रुपये में 20 सिक्के यानी कि 40 सिक्के। तो इसका मतलब यहाँ 5 पैसे के आपके 40 सिक्के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 15, 25 और 29 का लघुत्तम समापवर्ती आपको ज्ञात करनी है। तो 15, 25 और 69 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपको 15, 25 और 29, तो 5 से लगा देंगे 3 बार, 5 से 5 बार और 5 से 29 बार, और तो नहीं कटनी है। तो 29 या आपके 87 गुना 25 हो गए। तो 87 गुना 25 आपके हो जाएंगे 2175। ऑप्शन नंबर सी हो गए बिल्कुल आपके सही जवाब। तो बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है, यानी MRP हो गई, और 10% के छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। यानी 320 रुपये अंकित मूल्य पर वह 10% की छूट देता है, लेकिन वह अपने क्रय मूल्य पर अब भी 20% का लाभ कमाता है। यानी कि उसकी क्रय मूल्य तो हमें मालूम नहीं है। तो मान लो कि क्रय मूल्य अगर x होगी तो x का वो कितने रुपए कमा रहा है, x का वो 120% कमा रहा है। लेकिन जो अंकित मूल्य 320 है वह 320 का कितने परसेंट में बेच रहा है, 320 के 90% में बेच रहा है, क्योंकि 10% छूट देता है। यहाँ से हम पहले परसेंट को कटा लें, 30 या 90, 30 चौके 120, 4 से ये आपके कट जाएंगे 80 बार में, तो 8 या 24, 240 रुपये। यानी कि जो इस वस्तु की कीमत है ऑप्शन ए 240 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर है और स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे
कि जब भी आपके धारा के विपरीत, यानी कि ए आपके नाव की चाल और बी धारा की चाल, तो ए माइनस बी हो गए 40, और जब स्थिर जल में यहाँ पर 55 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में आपके जो नाव की गति है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की गति यहाँ पर आपके धारा की दिशा में क्या होगी। तो स्थिर जल में यानी कि ए की वैल्यू आपकी यहाँ पर 55 दी गई है, तो आपके यहाँ पर जो b 55 माइनस बी बराबर हो गए 40, यानी कि जो b की वैल्यू है वो आपके हो गए 15। तो यहाँ पर धारा की चाल 15 है, तो 55 अगर हम यहाँ पर धारा की दिशा में अगर चाल ज्ञात करेंगे तो 55 में यहाँ पर 15 हम लोग जोड़ देंगे, तो 55 15 आपको जाएंगे 70, यानी कि यहाँ पर जो आपके ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब, धारा की दिशा में उसकी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल है, यदि P अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा की औसत गति क्या है। तो यहाँ पर जो उसने अपनी आधी जो यात्रा तय की वो 40 के स्पीड से की है और शेष दूरी को 50 के स्पीड से की है, तो यात्रा की जो औसत चाल वो क्या हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने यहाँ पर आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चला और शेष दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से दूरी तय किया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी जो कुल तय की गई दूरी है वो औसत चाल आपकी हो जाती है 2xy और बट्टे आपकी x प्लस वाई। अगर आधी आधी हो तो हम ये फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू है वो 40 है और y की वैल्यू यहाँ पर 50 है और 40 50 आपके हो गए 90। तो 0 0 हमने यहाँ कटा दिया, तो यहाँ पे हो गए 40 55 200 बट्टे 9, आपके हो जाएंगे 9 चौके 36, यानी 44.44। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपके बिल्कुल सही जवाब। जब भी आधी यात्रा में इसकी जो स्पीड है अलग अलग होगी तो हम यहाँ पर औसत चाल की फार्मूला 2xy बट्टे x प्लस वाई यहाँ पर लगा देंगे। बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ सवाल है, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 4800 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज याद करनी है और यहाँ पर जो आपके रेट दी गई है वो दर आपके हैं 20%, तो 20% बराबर 1/5। तो यहाँ से अगर आप 5 रुपये रखते हैं तो 1 साल बाद आपके 6 रुपये, इसी प्रकार दूसरे साल भी आपके 5 से 6, यानी कि अगर आप 25 रुपये रखेंगे तो आपके यहाँ पर टोटल आपके रुपये 36 हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने 25 रुपये रखा तो आपको ब्याज कितने मिलेंगे, 11 रुपये मिलेंगे। पर यहाँ पर जो आपने 25 रुपये नहीं रखकर आपकी जो धन है वो आपके हैं 4800 रुपये, तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा हो गए 192, यानी कि 192 गुना ज़्यादा हो गए। 192 गुना ज़्यादा अगर ये है तो इसे भी 192 गुना अगर हम लोग ज़्यादा कर लें तो यहाँ पर आपके टोटली हो जाएंगे तो 2112 रुपये। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे सही जवाब। तो यहाँ चूँकि 2120 रुपये कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 2112 रुपये होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट सवाल। अब आपके डाटा से रिलेटेड सवाल है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। नीचे घरेलू खर्च 1000 रुपये प्रति वर्ष में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो घरेलू खर्च यहाँ पर किन किन मदों पे हो रही है, तो आपके किराना, किराया, मनोरंजन, EMI और कर, इन सभी चीज़ों पर आपके घर के खर्च हो रहे हैं। तो आपके अलग अलग वर्ष में आपको 1000 रुपये में दिखाए गए हैं। जैसे कि 2010 में आपको 32,000 किराना के लगे और 12,000 आपके किराया में लगे।
इसी प्रकार 2011 में 37,000 किराना के लगे, 13,000 किराया के लगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंकड़े दिए गए। अब यहाँ पर सवाल के जवाब देने हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर अब आप देखेंगे कि आपका पहला सवाल है, वर्ष 2014 में EMI पर किया गया खर्च किराने पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम लोग 2014 में EMI पर खर्च किया गया कितना है उसको सबसे पहले देख लें। तो 2014 में आपके EMI, तो 2014 में EMI 7.4 थाउजेंड है। और किराने पर EMI पर किया गया खर्च, किराने पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। तो बट्टे यहाँ पे कर लेंगे किराने पर किया गया खर्च। तो 2014 में जो किराना पे खर्च है वो आपके हैं 52,000 और इंटू कर लेंगे हम लोग इसे 100% में बदलने के लिए। यहाँ से हम पॉइंट उड़ाएंगे 1 0, तो 1 0 1 0 हमने यहाँ पर कटा दिया। 2 पंचे 10, 2 से आपके यहाँ पर कट जाएंगे 26 बार में। तो यहाँ से अगर आप फिर से कटा दे तो ये 37 बार में और ये आपके 2 से 13 बार में। तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे 37 पंचे 185 बट्टे 13। तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे 13 कम 13 और बच जाएंगे 5 55, 13 चौके 52, 3 पे 1 0, 13 दूनी 14, 14.23 ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इस सवाल के सही जवाब। तो EMI पे खर्च है वो किराने पे खर्च का 14.23% है। अब इस आंकड़े का अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर जो अगला सवाल है आपके इस डाटे का, प्रति वर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना है। तो प्रति वर्ष मनोरंजन पर जो औसत खर्च है आपके, टोटल खर्च आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ जो टोटल खर्च है वो आपके, इसे आप जोड़ लेंगे तो आपके हो जाएंगे 35.2 हज़ार, यानी कि इसको हम लोग गुना 1000 कर देते हैं। और औसत निकालेंगे तो आप इससे 5 बार से भाग दे देंगे, 5 साल की है। यहाँ से पॉइंट उड़ाया हमने 0 0 0 आपके कट गए, 5 से आपके ये 20 बार में कट गए। तो यहाँ से आपके हो जाएंगे 70 40, यानी 7,040 रुपये आपके हो जाएंगे मनोरंजन के औसत खर्च। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला सवाल अब यहाँ है कि आपके घरेलू खर्च जो है 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितना है। तो वर्ष 2012 के लिए हम लोग देखेंगे कुल घरेलू खर्च की बात यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो घरेलू खर्च है वो आपके 2012 में यहाँ आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटली आपको देखना है, यानी कि आप जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपके हो जाएगा 46 और 14 60। उसके बाद आपके 7 5 12 और 17 और यहाँ पे 0.9, तो यानी कि 7 2 9 6 7 8.9, यानी कि आपके 89,900 रुपये कुल घरेलू खर्च हो गए आपके यहाँ पर इसको जोड़ने के बाद। तो आज के जो यहाँ पर सेट थे, ये सेट का आखिरी सवाल था यहाँ पर। तो हमने इसके पूरे मैथ के सवाल आप लोगों को सॉल्व कर दिए हैं। आप लोग इसे पूरी तरह से देखकर अच्छी तरह से इसे रिवाइज कर लें। उम्मीद है कि इसका आप लोगों को एक विशेष फ़ायदा मिलेगा आपके जो अगले आने वाले NTPC एग्ज़ाम है। तो जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे और भी आप लोगों को बेहतरीन चीज़ मिलने वाली है। तो तब तक के लिए गुड बाय।